आइए आज हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि हाई स्कूल कक्षा 10 का गणित का पहला अध्याय है। वास्तविक संख्याएं के बारे में यदि जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते तो पता कर लीजिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्या सम्मिलित होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम भिन्न के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हैं, वे हमारी परिमेय संख्या होती हैं। और जो भिन्न का अंश और हर, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसा कि p q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। और ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या सम्मिलित होती है। जैसे ऋण की, अगर ऋण से हम 5 से शुरू करें तो ऋण का 5, 4, 3, 2, 1, ऋण का ही रहेगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से जो संख्याएं हमारी होती हैं, ये हमारी क्या संख्या, कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या है। इन पूर्णांक संख्या में से p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए। p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक, ये दोनों क्या हो? पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए, आप पूर्णांक संख्या रखेंगे और ये पूर्णांक संख्या होती है। तो इसमें दे रखा, कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के देखेंगे। तो अपरिमेय भी आपको, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और परिमेय में थोड़ा सा भूल गए थे, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जैसे p बटे q है, तो ये जो q है, ये q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे परिमेय हो गया, परिमेय में कुछ उदाहरण, जैसे 2, 1, 1/2, -3/2, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन पाई, √2, √3, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है, जिन्हें हम, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, और ये अगणनीय होती हैं, इन्हें गिना भी नहीं जा सकता। जैसे गिना किस लिए नहीं जा सकता? ये दशमलव तक तो गिनी जा सकती, जैसे 1 हो गया, या फिर 3.14, 2, 3, इस तरीके से कुछ संख्या लिखी जाती है। तो इनका असीमित और असीमित होता है, जो कि गिना नहीं जा सकता है। 3, 4, 5, 7, 8 इस तरीके से अनावर्ती होता है। तो इस तरीके से ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक, आगे देखते हैं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। ये चर्चा अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3, जो कि इस अध्याय की प्रश्नावली 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांक, जो कि अभी हमने बताया, जो कि संख्या सम्मिलित होती है। ऋण पहले ही बताया, ऋण संख्या और धन संख्या दोनों सम्मिलित होती हैं। तो जो धन संख्या है, जिसमें ऋण नहीं लगा होता, ऋण पूर्णांकों को 2 अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। 2 अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या ही मेन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हमको सीखना है इसमें। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम, प्रमेय क्या आ रहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंगगणितीय का आधारभूत प्रमेय, जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाजिता से किसी रूप से संबंधित है। विभाजिता, ये ध्यान रहे, विभाजिता मतलब बांटना या भाग देना। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से,
एक धनात्मक पूर्णांक मतलब ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, मतलब ए क्या हो, धनात्मक पूर्णांक। अन्य धनात्मक पूर्णांक बी, अन्य धनात्मक पूर्णांक बी, बी भी कोई पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक ही हो, ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर भी धनात्मक की बात कर रहा। इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि ए को बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त हो। किसी भी संख्या को अगर किसी से विभाजित करेंगे या तो शेषफल 0 प्राप्त होगा या तो शेषफल कुछ संख्या प्राप्त होगी, तो आर प्राप्त होगा। तो जो आर प्राप्त होगा वो भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, आर प्राप्त होगा वो भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी जो बी से छोटा होगा, मतलब आर जो है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। आप में से अधिकतर लोग शायद इसे समानलंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम आगे देखते हैं। कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इनके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इस प्रकार के दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक परिकलित करने में करेंगे। दूसरी ओर अंगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक, इससे पहले जो पहले का पूर्णांक था, तो आधारभूत प्रमेय आगे देखते हैं। के दो मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कि वहाँ पर दिया था ए एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो यदि ए को बी से विभाजित किया जाए और तो क्यू बार जाएगा, भागफल तो कुछ जाएगा, तो बी क्यू यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर बी क्यू बार गया तो बी क्यू माइनस करेंगे तो शेषफल आर आ गया। तो इस तरीके से भाग देने पर, जो कि हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया पहले दिखाया, तो यहाँ पर बी जो होगा वो इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा आर से, और आर जो है छोटा होना चाहिए बी से। ये दोनों कंडीशन एक ही है, तो यही वो कर रहा है। तो इसमें से अगर ए कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो गए। इनमें यदि भाग दिया जाए, 5 में हम 3 से यदि भाग देते हैं, देखिए 3 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ घटेगा तो बचेगा कितना, 2। देखिए ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक, और ये हमारा ए हो गया। तो 5 एक ही जगह पर, ये बी की जगह पर, ये एक की जगह पर, ये आर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पूर्णांक हो गए। विभाजित करने की प्रक्रिया तो कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। तो इसमें से आर छोटा है बी से और बी छोटा है ए से, तो देखिए इसको इस तरीके से कहा जाता है, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन आर, ठीक, इस तरीके से हो सकता है। और देखिए 0, आर जो है 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, इसमें
आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यहाँ से कंडीशन, क्योंकि शेषफल या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर। ऋणात्मक शेषफल तो बहुत कम ही आते हैं, वो बहुत कम जगह प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अभी हमें यही सीखना है कि शेषफल जो प्राप्त होगा या तो 0 प्राप्त होगा या फिर 0 से बड़ा कोई धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। ऋणात्मक पूर्णांक की बात यहाँ हो नहीं रही है, तो आर और आर से बड़ा होगा बी। इस कंडीशन को हमें ध्यान रखना है कि 0 इज ग्रेटर देन आर और आर से बड़ा होना चाहिए बी। ठीक, इसी को हम ध्यान में रखेंगे। अभी आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखेंगे हम तो हम इस प्रयोग देखिएगा, तो हम इस प्रयोग इसका प्रयोग कक्षा 9 में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे 2, 3 और 5 आदि की अप्रमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे, हम इसका प्रयोग यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या का मान किसी परिमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया, मिसप्रिंट, P/Q और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होता है, ऐसा हम PQ के हर के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करेंगे। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है पता, किसी भी भाज्य संख्या का केवल अभाज्य, जैसा कि पीछे दिया गया है, किसी भी भाज्य संख्या को एक अद्वितीय अभाज्य संख्या का गुणन किया जा सकता है। जैसे अभाज्य संख्या हम मान लेते हैं 12 ही है, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 अद्वितीय अभाज्य संख्या, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर में ही विभाजित किया जाए। 15 है, आप 15 ही ले लीजिए। 15 को 5 गुणे 3, ये भी दोनों। 18 ले लीजिए, 2, 3 और 3, 2 3 6 3 18, सब क्या है, प्राइम नंबर। तो किसी भी भाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर में ही तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया। गुणनखंड ज्ञात करेंगे, देखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में PQ के दशमलव प्रसार की प्रकृति का पूर्णतः पता लग जाएगा। अतः आइए अपनी खोज प्रारंभ करें, ठीक है ना। आइए अपनी खोज प्रारंभ करते हैं। इसमें क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय निम्नलिखित लोक पहेली पर विचार कीजिए। जो ये लोक पहेली है इस पर विचार करना है। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी आदमी जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। वाक युद्ध मतलब झगड़ा होता है, काम नहीं था तो वो बेच रहा था तो उससे झगड़ा प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई, झगड़े में बात आगे बढ़ गई। अंडों की टोकरी छीनकर सड़क पर गिरा दिया। जो अंडों की टोकरी थी वह सड़क पर खींच के गिरा दिया। विक्रेता ने पंचायत में कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडे का मूल्य देने को कहे। तो पंचायत से कहा गया कि वो व्यक्ति जो अंडा तोड़ा है उससे कोई पंचायत दे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे हैं, तो उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। क्या उत्तर दे रहा, देखिए ध्यान से। 3 गिनने पर 2 बचेंगे और 4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। 3 गिना जाए तो 2 बचेंगे। यहाँ पर उत्तर दिया 2 गिनने पर, 2 गिनने पर 1 बचेगा, 3 गिनने पर 2 बचेगा, 4 गिनने पर 3 बचेगा और 5 गिनने पर 4 बचेगा, 6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से उसने उत्तर दिया। और आगे क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। आगे कह रहा है मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते।
मतलब वो जो उसकी टोकरी है उसमें 150 से अधिक अंडे भी नहीं आएंगे। अतः कितने अंडे थे, आइए इस पहेली को हल करने का प्रयत्न करें। ठीक है ना, कितने अंडे थे प्रयत्न करें। मान लीजिए अंडों की संख्या ए है। अभी जो परिमेय संख्या, मान लीजिए अंडों की संख्या क्या है, ए, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब उल्टे क्रम में कार्य करते हुए हम देखते हैं कि ए संख्या 150 है या उसके बराबर है। 150 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब ए जो है वो इस छोटा होगा 150 से या फिर उसके बराबर होगा। ए या तो फिर छोटा, अब 150 बड़ा होगा, 150 से ज़्यादा नहीं है, या तो बराबर है या तो ज़्यादा है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारी जो ये उसके पास जो अंडे थे वो है। तो यदि 7 गिनने पर, तो यहाँ पर कुछ कहा अंडे तो उल्टे क्रम में 7 से चला, ना कि 2 गिनने से, 7 से गिनने। तो हम देखेंगे कि ए संख्या 150 से छोटी है या उसके बराबर है। यदि 7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। ए बराबर 7, देखिए ध्यान से, कोई भी संख्या हो, यदि हम 7 से ए में भाग दें तो हमारा क्यू बार जाएगा। ठीक है ना, 7 से भाग दिए ए में, ए जो कि हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा गया क्यू बार। तो यहाँ पर आएगा 7 क्यू, क्योंकि जो भी गुणा करेंगे, अभी हम 2 से गुणा भाग दें 6 में तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 3, जो कि इनका दोनों का आपस में गुणा होता है, उसी तरीके से 7 क्यू का आपस में गुणा होगा। ठीक है ना, तो तियाँ कितना होगा 6, तब घटाएंगे तभी जाके ये 0 आएगा शेषफल। उसी प्रकार का 7 क्यू में गुणा हुआ, 7 क्यू हो गया, माइनस करेंगे तो ये शेषफल जो हमारा आएगा वो आर आएगा। क्योंकि आर आएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं शेषफल क्या आएगा आर, जो कि हमने पहले सीखा भी। तो हमारी संख्या क्या होती है, भाज्य बराबर, मतलब ए बराबर भाज्य गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक क्या है 7, भागफल क्या है क्यू गुणे प्लस आर। इस तरीके का कंडीशन बनेगा जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इस तरीके से है। तो ए बराबर 7p प्लस क्यू के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ p कोई प्राकृतिक संख्या है। जहाँ p कोई प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ, 1 2 3 डॉट 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 लिख दीजिए, 9 से तो 9 तक माना जाता है, फिर 9 के बाद वही संख्या फिर से दोहराई जाती हैं सब। तो इस तरीके से इनफाइनाइट तक वो हमारी क्या हुई, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के रूप में होती है। आगे देखते हैं। अब 7 गिने, फिर उसके बाद करा 6 गिनने के बाद। अब देखिए भाई, यदि 6 गिने तो 5 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से जो हमने कहा, यदि हम 6 से भाग दें तो देखिए 6 से ए में भाग देंगे तो क्यू बार जाएगा, तो 6 क्यू आ जाएगा और आर बचेगा शेष। तो ए बराबर 6 क्यू, मतलब 6 क्यू जो कि यहाँ पर गुणा होगा प्लस का आर, ये बच जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 6 गिनने पर, फिर 5 गिनने पर यह परिवर्तित रूप, फिर उसी प्रकार से 3 गिनने पर कितना बच रहा है, तो यहाँ पर 4 शेष बच रहा है। 4 गिनने पर 3 शेष बच रहा है, 3 गिनने पर 2 और 2 गिनने पर 1 शेष बच रहा है। हर कंडीशन पे यहाँ पर लिख रखा। ठीक है ना, कहा जाता है। तो जहाँ v कोई प्राकृतिक संख्या है, तो ये जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर हमने बताया क्यू एस टी यू वी जो है, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है। अर्थात उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है। अर्थात उपरोक्त प्रत्येक स्थिति में हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a और b है। लिए गए उदाहरण है। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, और b के मान क्रमशः 7 6 5 4 3 और 2 है।
इनमें एक को b से भाग देने पर शेष r बचता है। ठीक, अब उपरोक्त में क्रमशः 0, 5, 4, 3, 2 और 1 अर्थात r भाजक b से छोटा है। जो r है शेषफल वो भाजक b से छोटा है। जैसे कि हम इस प्रकार के समीकरण लिखते हैं, कि हमने समीकरण लिखा है का प्रयोग करके, जिसे हम प्रयोग कर जिस प्रमेय में दिया जा रहा है। अब अपनी पहेली पर वापस आते हैं। क्या आप कोई बात सोच सकते हैं कि इस पहेली को कैसे हल करेंगे? हाँ, 7 के गुणजों को खोजिए, क्योंकि वो जो है 7 गिनने पर 0 बच रहा है, तो आप 7 का गुणज खोजिए। अब 7 का गुणज ऐसा खोजिए कि जो 7 का ऐसा गुणज खोजिए जो कि 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और वो तो यहाँ पर देखिए 7 का ऐसा गुणज खोजा गया या एलसीएम निकालेगा, और जो खोजिए उपरोक्त के सभी संतुष्ट करेगा। जांच और भूल विधि से एलसीएम का प्रयोग करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि अंडों की संख्या 119 थी। आप ज्ञात कर सकते हैं इसमें अंडों की संख्या कितनी थी, 119 थी। एलसीएम निकालिए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये आपको सोचने के लिए दिया है। आप एलसीएम निकालिए, उसमें से 7 हो गया, 6 हो गया, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो जो बराबर 7, 7, 6, 6, तो इनका इनसे जो सबसे, तो देखिए आपको क्या करना है, 6, 7 और कितना 2 गिनने पर, 3 गिनने पर, 4 गिनने पर, इन सबका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 119 आएगा। जो कि ऐसी संख्या जो इन सबसे विभाजित हो जाए तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जो 119 आएगा वो 7, 7 गिनने पर कट जाएगा, लेकिन 6, 6 गिनने पर नहीं, 7, 7 गिनने पर नहीं, 8, 8 गिनने पर नहीं कटना चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें से शेष कुछ बचता है। तो अगर ऐसी संख्या ढूंढिए जिसमें 6 से भाग देने पर शेषफल बचे, 2 से भाग देने पर शेषफल बचे, 3 से 4 से देने पर शेष बचे, और जो शेष बचना वो दिया है उसमें आपके सवाल में, और 7। तो ठीक है ना, इस तरीके से ये संख्या होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ। आगे देखते हैं। इस बात का अनुभव करने के लिए किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ 17 और 6 है, 5 और 12 है, 20 और 4 है। 2 पूर्णांक दिए गए हैं, इनका हम मात्रा समापवर्तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया। जैसा कि हमने पहली वाले उदाहरण में किया था, यहाँ भी हम प्रत्येक युग्म के लिए संबंध लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे दर्शाया गया। देखिए संबंध लिख रहा है। अब 17 को 6 से भाग दिया जा रहा है, 6 दूनी 12 माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 5। तो देखिए इसको ऐसे लिखा गया 6 दूनी 12, तो मतलब कि 17 बराबर 6 गुणे 2 और प्लस का 5, जो कि यहाँ पर ये लिखा गया है ना, यहाँ पर देखिए लिखा गया। तो इस तरीके से लिखा जा रहा, जो कि हमने अभी पहले भी समझा रखा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसको भी लिखा गया, इसको भी लिखा गया। इसको 5 में इसलिए 0 कर दिया गया है, तो ये शेषफल भी 12 में 0 का 0 हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, उसी प्रकार से ये भी है। तो यहाँ पर दिया 0 20 से 4 5 बार जाता है और कुछ शेष नहीं बचता, अर्थात धनात्मक पूर्णांक ए और बी। आगे देखते हैं कि प्रत्येक युग्म के लिए हमें पूर्णांक संख्या q और r ज्ञात कर चुके हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये देखिए हमने कहा ना, अभी इसी को अभी हमने पहले भी बताया, a बराबर बी क्यू, जो कि ये तुम्हारा भागफल भाज प्लस आर, इस तरीके से हो गया। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0 ग्रेटर देन आर इज इक्वल देन बी। अभी हमने इसको पहले ही बताया, ठीक है ना, पहले वीडियो के शुरू में ही बताया। ठीक, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि Q या R शून्य, ध्यान दीजिए कि Q या R शून्य भी हो सकते हैं। अब आप धनात्मक पूर्णांक A और B
कि निम्नलिखित युग्मों के लिए पूर्णांक Q और R ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान दीजिए कि Q और R जो है वो शून्य भी हो सकते हैं। जो Q है शून्य बार भी जा सकता है और R हमारा शेषफल भी शून्य हो सकता है, जो कि अभी हमने पहले थे, शून्य भी हो सकता है। निम्नलिखित युग्मों को ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए, जो कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। आइए देखते हैं इन युग्मों को हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे हम इसमें कि अगर 10 है बराबर 3 3 3 3 जा 9 तो प्लस 1 शेष बचा। ये पहले वाले युग्म का हो गया। दूसरे वाला युग्म का करते हैं तो 4 इज इक्वल टू 19। Q का मान क्या रखेंगे 0, तो प्लस हमारा बचेगा 4, क्योंकि ये पूरा, तो ये B का मान हो गया, ये Q का मान हो गया, ये R का मान। तो Q का मान 0, R का मान 4। यहाँ पर Q का मान 3, R का मान 1, पहले वाले में दूसरे वाले में। और यहाँ पर देखिए 81 है बराबर का 3 और यहाँ पर 27 बार लेके जाएंगे। 27 या 81 प्लस 0 शेष पर, तो R का मान यहाँ पर 0 और Q का मान यहाँ पर 27। ये सब हमारे मान हो गए, ठीक। इसको नोट भी कर सकते हैं। अद्वितीय है, यह केवल एक पूर्णांक है जो कि प्रतिबंधों a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0 इज ग्रेटर देन आर इज ग्रेटर देन बी को संतुष्ट करते हैं। आपने यह भी समझ लिया होगा कि यह लंबी विभाजन प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसे आप इतने वर्षों तक करते चले आए हैं, तथा Q और R को क्रमशः भागफल और शेषफल कहा जाता है। Q और R जो है वो क्या है, भागफल और शेषफल कहा जाता है। इस परिणाम का औपचारिक कथन निम्नलिखित प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक, जो इस विचार है निम्नलिखित प्रमेय, देखिए हमारा यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक पूर्ण संख्या, अद्वितीय पूर्ण पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है, अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल और ग्रेटर देन, मतलब बड़ा 0 से बड़ा आर होना चाहिए या 0 के बराबर और आर से बड़ा बी है। इस परिणाम की जानकारी संभव बहुत पहले समय में थी, परंतु लिखित रूप से इसका सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7th में किया गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस प्रमेयिका पर आधारित है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल-जबर व अल-मुकाबला से लिया गया है। प्रमेयिका का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक HCF परिकलित करने के लिए एक तकनीकी है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। मोहम्मद इन मुसा अल-ख्वारिज़्मी, देखिए ये एक नाम है। तो HCF क्या होता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। कोई भी दो संख्याओं के बीच ऐसी उभयनिष्ठ संख्या जो कि दोनों को विभाजित करे, जैसे अगर 4 है और 8 है तो इनको विभाजित करने के लिए 4 है, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ विभाजित कर दे। जैसे 2 है और 6 है तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, दोनों को डिवाइड करना। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 1 और 3 को डिवाइड कर दें। आगे देखें, जैसे 15 है और 25 है। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 तिया 15
और 5 हम 25। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो 3 और 5 को साथ में ही डिवाइड कर दे। इन दोनों का एक ही संख्या एक, और ये दोनों को प्राइम नंबर हो जाएंगे, सअभाज्य संख्या। ठीक, आगे सअभाज्य संख्या भी जानेंगे क्या होता है। तो इस प्रकार जो इसका HCF है वो 5 है। इन दोनों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 5 है। यही हमारा HCF होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये रहे हमारे वास्तविक संख्याएं। आइए सबसे पहले एक उदाहरण लेकर देखिए कि एक एल्गोरिथम किस प्रकार कार्य करता है। मान लीजिए कि हमें पूर्णांक 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। हम बड़े पूर्णांक से प्रारंभ करते हैं और यूक्लिड प्रमेय प्राप्त करते हैं। देखिए 455 क्या हमें मिला, 455 और 42, ठीक है ना, इन्हीं दो को मिला। अब इससे हम HCF निकालने का प्रयास करते हैं। तो 455 में भाग दिया गया 42 से, तो कितनी बार गया, 10 बार, जो कि 42 गुणे 10 लिखा गया, जो कि अभी हमने पहले बताया 42 गुणे 10 लिखा गया। और शेषफल कितना आ गया, 35 आ गया। अब यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 35 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे अब 35 आया है। अब इस 35 को फिर से यहाँ पर लेके आएंगे और 42 को आगे करेंगे, क्योंकि ये अब कहाँ इसको विभाजित कर चुका। अब ये दोनों को संबंध आपस में करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 42 आगे आएगा और उसके बाद फिर 35 एक बार जाएगा, 7 शेषफल बचेगा। अब फिर से 35 आगे आएगा, बराबर 7 आएगा और 5 बार जाएगा और प्लस 0 शेषफल बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 7 से ये भी कट गया, 35 कट गया, तो इसका HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 छंग 42, 7 बचे 35, 65 और 7 छंग 42, 65 और 6। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो दोनों को साथ में गए, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये रहा हमारा आज का वीडियो, इसमें हमने ये चीज़ सीखा। अब अगले वीडियो में हम उदाहरण कुछ लेंगे और उसको हल करना सीखेंगे। तो इसमें देखिए अब भाजक 35 और 7 शेषफल जो कि हमने यहाँ पर किया और इसको काटा भी, ठीक है ना। अब कट गया हमारा, जो यहाँ पर HCF आया वो 7 आया है, ठीक है ना। और यहाँ पर 445 और 42 का HCF 7 आया। कार्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसके चरण को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। आप इसको आगे देख सकते हैं किस तरीके से स्पष्ट किया गया है। ये रहा चरण हमारा। जो कि आगे सब कुछ समझाया गया है। इसको ध्यान से देखिए और सवाल लगाने का प्रयास कीजिए, और आगे की संख्या में हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल किस तरीके से लगाया जाए। ये रहा हमारा चरण। ये सब रहे हमारे। अभी उदाहरण से आपको फिर से हम समझाएंगे किस तरीके से संख्या लगती है, और इसके प्रश्नावली शुरू करेंगे अगले वीडियो से। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, और जो कुछ न समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ से आप हाई स्कूल के तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गणित के लिए हर एक सब्जेक्ट का चलाया जाएगा, फिलहाल अभी केवल गणित ही सिखाया जा रहा है। आप गणित को ध्यानपूर्वक और पूरा लास्ट तक वीडियो देखा करिए, हर एक वीडियो को।
तभी जाके समझ में आएगा। धन्यवाद।